जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का। तो पॉलिटी का जो एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज़ था वह पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है फ्रॉम क्लासेस 6 टू 12th। आज से हम स्टार्ट करेंगे आपका हिस्ट्री फ्रॉम क्लासेस 6 टू 12th। तो आप इसके लिए बहुत वेट कर रहे थे। तो आज से हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6, 7 ऑल चैप्टर्स का करेंगे पहला, फिर 8, 9, 10th और ऐसे ही क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और बीपीएससी टीआरई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका हिस्ट्री है, अगर सब्जेक्ट एज अ हिस्ट्री है। कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? बात कर रहा है जो कथक नृत्य है वह भारत के किस भाग से संबंधित है। तो कथक शब्द का मतलब क्या होता है? जो कथक है ये आपका कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए कहा जाता था। किसके लिए? कहानी के लिए। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। तो यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वाले एक जाति थी। ठीक है। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचक को अलंकृत करते थे। तो याद रखिएगा, कथक नृत्य भारत के उत्तर भारत, ठीक है, भारत के उत्तर भाग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम। मैसोलिथिक या फिर मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला है ऑप्शन आपका, इस समय पत्थर के औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। लगभग 1200 वर्ष पहले की बात हो रही है। मेसोलिथ की अगर हम बात करें तो लगभग आपका 12,000 वर्ष पहले की बात हो रही है। 12,000 वर्ष से पहले से लेकर 10,000 वर्ष तक के काल को हम मेसोलिथिक या फिर मध्य प्रस्तर कहते हैं। तो ये कथन तो आपका सही हो जाएगा। पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। इस अवधि के दौरान जो पत्थर पाए गए थे वह सामान्यतः कैसे थे? छोटे थे। तो बड़े नहीं थे, छोटे थे। तो ये कथन गलत हो जाएगा। इस समय पुरानी किस्म के औजार अनुपस्थित थे। कह रहा है कि इस समय पुराने जो किस्म के औजार होते हैं वह अनुपस्थित थे, जबकि माइक्रोलिथिक में आरी, हंसिया जैसे उपकरण जो थे बनाने के लिए हड्डी या लकड़ी के हैंडल पर लगाकर इन्हें पत्थर यूज़ करते थे। तो उस समय पुराने जो किस्म के औजार थे वह अनुपस्थित नहीं उपयोग में लाए जाते थे। तो मतलब ये भी आपका गलत हो जाएगा। बोला सही विकल्प तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर बड़े नहीं छोटे होने चाहिए था और यहाँ पे अनुपस्थित नहीं उपस्थित होना चाहिए था। बाकी मेसोलिथिक का समय काल मैंने आपको बता दिया। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारा, बसोही शैली किस राज्य से संबंधित है? बसोही शैली किस राज्य से संबंधित है? तो 17वीं शताब्दी के बाद वर्षों में किस क्षेत्र में? हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भाव प्रणाली का विकास हो गया, जिसे हम बसोली शैली कहा जाता है। तो बसोली शैली आपकी हिमाचल प्रदेश की है और ये 17वीं शताब्दी के बाद ये विकसित हुई थी और इसे लघु चित्रकला का एक साहसपूर्ण विकास कहा जाता है। रसमंजरी की रचना किसने की? रसमंजरी की रचना किसने की? तो हिमाचल के लघु चित्रकला की जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक है उसको चित्रित की गई थी, वह थी आपकी भानुदत्त की
रसमंजरी। तो भानुदत्त ने ही रसमंजरी की रचना की थी और ये हिमाचल में लघु चित्रकला के सबसे लोकप्रिय पुस्तक थी। क्लियर? भानुदत्त। बृहदम पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बृहदम पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। इसकी रचना बंगाल में की गई थी। तो बृहदम पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है। तो ये कौन सी शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है? 13वीं शताब्दी का। ठीक है, 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है। तो ये कथन तो सही है। इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई थी। तो इसमें स्थानीय बंगाली संस्कृत के तहत वहाँ के ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछलियां खाने की अनुमति दी गई थी। तो इसमें दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बृहदम पुराण के संबंध में ये दो कथन आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मुगल बादशाह, उनका वर्ष दिया हुआ है और हमें सही मेल करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले है आपका फर्रुखसियार। तो फर्रुखसियार का जो समय काल है वह है आपका 1713 से 1719। ऑप्शन टू सारे दिए हुए हैं। आलमगीर द्वितीय का जो समय काल है वह है 1754 से लेकर 1759। ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 सिर्फ यही है, देख लीजिए 2 और 3। अहमद शाह की अगर हम बात करें तो अहमद शाह का काल था 1748 से लेकर 1754 और शाह आलम द्वितीय का काल था 1759 से 806। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली? मुगल काल में जो सवाई राजा थे जय सिंह, उनको किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? तो मुगल काल में प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया था। यहाँ ऑप्शन में दोनों है। तो जोधपुर के राजा अजित सिंह को गुजरात की सूबेदारी मिली थी। किसको? अजित सिंह को। और जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिली थी। ठीक है, 1722 में सवाई राजा जय सिंह को आगरा की सूबेदारी मिली थी। कब? 1722 में जय सिंह को आगरा की सूबेदारी मिली थी। ठीक है, आगरा। क्वेश्चन अब क्या पूछा आपसे कि मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? तो आप यहाँ पे लिखिएगा मालवा की सूबेदारी मिली थी। गुजरात की सूबेदारी किसको मिली थी? अजित सिंह को। फिर 1722 में जय सिंह को आगरा की भी सूबेदारी मिली थी। ठीक है, तो थोड़ा ये भी आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। पहला कथन है औजार पॉलिश किए जाते थे। जो औजार थे वो आपके पॉलिश किए जाते थे। तो बात है लगभग आपका 9500 ईस्वी पूर्व की। 9500 ईस्वी पूर्व के समय में नवपाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है और इस समय कई स्थलों से पत्थर के औजार भी मिलते हैं और इनमें कई औजार पहले के पूरा पाषाण काल के औजार से भिन्न हैं, इसीलिए इन्हें नवपाषाण कालीन कहा जाता था। और ये जो पत्थर आपको उपकरण शामिल हुए हैं जिनमें ठीक से काटने के लिए धार दी गई थी, अनाज और पौधों के उत्पाद के पिसले के लिए ओखल भी मिला है। तो इसीलिए जो इस टाइम पे आपको औजार थे वो पॉलिश थे और ओखल मुसल का उपयोग अनाज
और पीसने के लिए कई सारे सामान थे, तो ये भी कथन आपका सही है। नवपाषाण काल में ओखल और मुशल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए हजारों साल बाद आज भी किया जाता है। इसके साथ ही साथ पुरापाषाण प्रकार के उपकरण बनाए गए और इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है। और कुछ औजार तो हड्डी के भी बने थे। तो आपका दोनों कथन सही होगा, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं जानबूझ के एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि बीपीएससी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनको सिर्फ ऐसा नहीं है कि देखिए क्वेश्चन पढ़े आंसर, ये नहीं करना। मुझे आपको इसके साथ तत्व बताने हैं जिससे आपको इसकी जानकारी हो। सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? जो सिख के जत्थे होते थे या फिर जो मिसलों की संयुक्त सेना होती थी उसे हम क्या कहते थे? तो 18वीं शताब्दी में दल खालसा, क्या दल खालसा, 18वीं शताब्दी में दल खालसा कई योग्य नेताओं ने नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में बाद में मिसलों में संगठित किया और इस जत्थे और मिसलों को हम दल खालसा कहते हैं। तो जत्थे और मिसलों का संयुक्त सेना को हम क्या कहते हैं? दल खालसा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत, सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संस्करण के लिए लाया जाता था? तो सिखों के राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लाया जाता था? तो 20% हिस्सा। जो दल खालसा मैंने भी आपको बताया 18वीं शताब्दी में बैसाखी दिवाली के पर्व अमृतसर में मिलते थे। इन बैठक में वह सामूहिक निर्णय के लिए किए जाते थे और इसमें गुरुमता, गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था इनको। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की थी जिसके अंतर्गत किसान अपनी उपज का कितना परसेंट? 20%, अपनी उपज का 20% कर के रूप में उन्हें संरक्षण देंगे। ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। राजा के पास लोगों से कर एकत्रित करने की शक्ति थी। ओके। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। तो बोला है आपसे इनमें से कौन सा कथन सही है? तो राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, ये कथन तो सही नहीं है क्योंकि ये ऋग्वैदिक काल की बात कर रहा है और ऋग्वैदिक काल के समय में राजाओं के पास ना तो राजधानी थी, ना तो नगर थे, ना तो महल थी और ना ही सेनाएं थी और ना उसे वो एकत्रित करते थे। तो सामान्य रूप से राजा का पुत्र राजा नहीं बन सकता था। ठीक है। फिर है राजा के पास लोगों से कर एकत्रित करने की शक्ति थी, ये बात दिया गया है। तो ऋग्वैदिक काल में कहा जाता है कि इस दौरान जो संपदान के संदर्भ थे वो दो वर्गों में वर्णन मिला है। पहला पुरोहित वर्ण, जो पुरोहित वर्णन है उसमें ये मिला है कि कहीं कहीं पे ब्राह्मण भी कहा गया है जो विभिन्न अनुष्ठानों का संपन्न करवाते थे और दूसरा वर्ग राजाओं का था। तो ये चीज़ क्लियर नहीं है कि एकत्रित करने की शक्ति राजाओं के पास थी, कहीं कहीं ब्राह्मणों का भी दिया गया है। तो ये कथन भी आपका गलत है, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से कौन सा कथन सही है। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। महिलाओं को और शूद्र दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो अगर हम ऋग्वैदिक काल की तुलना में अब समाज की बात करें तो उस समय का जो समाज था वो बहुत जटिल था।
पुरोहितों ने लोगों को 4 समूहों में विभाजित कर दिया था और इन समूह को हम वर्ण कहते थे। इनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित कर दिए गए थे। पहला वर्ण ब्राह्मण का था, दूसरे स्थान पर शासन थे जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है, तीसरे पे विश्व थे मतलब वैश्य, और अंतिम पे शूद्र थे। महिलाओं को प्राय शूद्र के साथ ही वर्गित किया जाता था जिन्हें वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। तो पहला कथन सही है। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती है। तो क्या अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती है? ये बात भी आपका सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों कथन आपके सही हैं। प्रशिष्ट का अर्थ क्या होता है? प्रशिष्ट का अर्थ क्या होता है? तो प्रशिष्ट एक विशेष किस्म की अभिलेख है और यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। ठीक है, क्या होता है? प्रशंसा। समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है? समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है? तो समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है? हरिशसेन ने किया है। सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशसेन थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की वीरता की स्मृति को एक प्रसिद्ध कविता में लिखी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। हरिशसेन ने प्रयाग प्रशिष्टि में दीक्षाणा प्राप्त के शासकों की संख्या कितनी बताई थी? हरिशसेन ने प्रयाग प्रशिष्ट में दक्षिण पथ के शासकों की संख्या कितनी बताई थी? तो हरिशसेन ने 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते थे और इन्होंने टोटल कितनी बताई थी? तो 12। ठीक है, आर्यावर्त के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राजाओं को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिण प्रांत के 12 शासक आते हैं। इन सब ने हार जानने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था और समुद्रगुप्त ने इन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी थी। तो दक्षिण पथ के 12 शासक, दक्षिण पथ के कितने शासक? 12 शासक आते हैं और इन्होंने हार जानने के बाद क्या कर दिया था? समर्पण कर दिया था। ठीक है, और समुद्रगुप्त ने इन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी थी। आर्यावर्त के जो 9 शासक थे उसको समुद्रगुप्त ने हराकर राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आगे हम बात करें तो विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो विक्रम संवत की शुरुआत को हम चंद्रगुप्त द्वितीय 58 ईसा पूर्व 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय, किस पर? शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? हर्षवर्धन मगध तथा संवत बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली थी। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर, जब वो नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था। तो पुलकेशिन द्वितीय और चालुक्य नरेश ने इन्हें वहां पर रोक दिया था। तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय और चालुक्य नरेश ने रोक दिया था जब वह नर्मदा नदी को क्रॉस करके दक्कन की ओर बढ़ रहे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? तो पल्लवों के काल में
नगरम किसे कहा जाता था? तो नगरम पल्लवों के वंश में व्यापारी नगरों को, नगर बोल दिया, व्यापारी के संगठन, व्यापारियों के संगठन को। ऑप्शन सी, नगरम पल्लव वंश के व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था, इसीलिए नगरम को व्यापारियों के संगठन को, ठीक है, व्यापारियों के संगठन। जनपद का क्या अर्थ होता है? जनपद का क्या अर्थ होता है? तो जनपद का अर्थ होता है जन के बसने की जगह। महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे और जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह होता है। पुरातत्वविदों में इन जनपदों को कई बस्तियों की खुदाई की गई। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास जो हस्तिनापुर और ईटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी तथा अन्य जानवरों को पालते थे व चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल आदि सरसों का फसल उगाते थे। तो जन के बसने की जगह को हम जनपद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाजनपदों का उदय लगभग कितने वर्ष पूरा हुआ? महाजनपद का उदय लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, जिन्हें हम महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किले बंद की गई थी और इसके चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। 2500 साल पहले। महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है ये देखना है। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, तो ये कथन सही है आपका कि जो हल के फाल है अब वो लोहे के बनने लगे हैं। धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया। महाजनपद काल के संबंध में धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया, हाँ ये कथन भी आपका सही है। महाजनपद युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए थे। पहला, जो हल का फाल था अब वह लोहे का बनने लगा। अब कठोर जमीन की लकड़ी के फाल से तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फायदा ये होता था कि फसलों की उपज बढ़ गई थी और दूसरा, लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू कर दिया था। तो खेतों में बीज छिड़कर धान उपजाने के बजाय धान का पौधा तैयार कर उन्हें रोपण किया जाता था। तो आपके दोनों कथन सही हैं, लेकिन हमसे पूछा है कौन सा कथन असत्य है। तो इनमें से ना ही पहला असत्य है ना ही दूसरा असत्य है। पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाणिनि, और बताइए इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है। इन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था। तो पाणिनि ने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था, ये बात एकदम सही है। इन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। तो सबसे प्रसिद्ध जो प्राणी थी, इनमें संस्कृत के लिए एक व्याकरण तैयार किया गया था और उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर और व्यंजन की व्यवस्था की थी। फिर इन्होंने उपयोग बीज गणित में पाए जाने वाले सूत्र की तरह सूत्र बनाने में किया। तो अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया ये तो कथन आपका गलत है, क्योंकि व्याकरण विदों में से एक प्राणी थी जिन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था। तो ये आपका कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, ठीक है, बाद में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया ये नहीं है। वजी संघ का वर्णन
किस पुस्तक में है? वजी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? तो वजी संघ यह वर्णन दिग् निकाय से लिया गया है। वजी संघ का वर्णन दिग् निकाय से लिया गया है। दिग् निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें दिग् निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इनके करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। तो ये 2300 साल पहले ये लिखा गया था। ये एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया था? तो पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया था? तो ये बनाया था गंग वंश के शासक ने। कब? 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अंतरवर्मन अनंतवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया था। उसके बाद 1230 में वहां के राजा अनगभीम तृतीय ने अपने राज्य में पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया था और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनिधित्व घोषित किया था। तो किस वंश ने? गंग वंश ने। ठीक है, 12वीं शताब्दी में वहाँ के राजा जो थे अंतवर्मन, उन्होंने पुरी में जगन्नाथ मंदिर के लिए बनवाने का एक निश्चय किया और 1230 में अंतगभीय तृतीय ने अपने राज्य में इनका अर्पित किया था। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम 25 क्वेश्चन करेंगे। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? तो 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राजा बंगाल का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा जो दिल्ली से स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। तो 1586 में जब अकबर इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया तो उसने सूबा माना जाने लगा और उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी। भाषा कैसी थी? फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हुई। तो अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? 1586 में। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों का वहाँ पे राज्य चल रहा था। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आज हमने हिस्ट्री की शुरुआत की थी। आपको हिस्ट्री की क्लास कैसी लगी, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा हिस्ट्री का, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों में जहाँ शेयर कर सकते हैं स्टेटस पे शेयर कीजिए और अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट के थ्रू दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।